हेलो गाइस, वेलकम अगेन विजन इंस्टीट्यूट। ओके, अभी तक वेलकम कर लिया अपन ने अब अच्छे से। अब समझो कि ब्लड में अपन ने जो बात की थी उसकी बात करते हैं कि ब्लड में अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। सी, ब्लड का बेसिक कंपोजिशन पढ़ लिया कि ब्लड में होता क्या है। उसके बारे में ये सब नॉर्मल फीचर्स आपको पता ही है, लेकिन उसका बेसिक कंपोजिशन पढ़ा कि भाई क्या होता है। प्लाज्मा होता है और उसके अंदर प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। और ब्लड कॉर्पसल्स में इरिथ्रोसाइट्स पढ़ा था, जिसको अपन बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने ब्लड में जो कवर किया, ध्यान से समझना कि ब्लड में जो कवर किया उसमें दो चीजें की। एक ब्लड का प्लाज्मा होता है, दूसरा उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स जिसमें सेल्स होते हैं। प्लाज्मा में मेजोरिटी 99% क्या होता है? वाटर होता है। 1% सॉलिड होता है, उसमें इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक अपन ने पढ़े थे। आप ब्लड का पहले वाला लेक्चर देख के आओ, ठीक है। इसके पहले जो लेक्चर इनऑर्गेनिक में क्या थे, तो सारे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब थे। ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़े थे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े थे। कौन से प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन पढ़े थे, फिब्रिनोजन पढ़ा था, और उसके अलावा एक कौन सा पढ़ा था? प्लाज्मा थ्रोम्बिन पढ़ा था। प्लाज्मा थ्रोम्बिन, ओके। तो ये सारे प्रोटीन्स पढ़े थे। उसके अलावा रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। हेडिंग डालो सेकंड नंबर, ल्यूकोसाइट्स। इसको अपन WBC भी बोलते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? देखो, नॉर्मली जो भी कलरलेस दिखता है उसको अपन व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि उसके पास कोई अलग कलर नहीं है, तो उसको अपन बोल देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो लिखो, कॉल्ड WBC। क्यों? बिकॉज दीज आर कलरलेस। क्योंकि भाई कलरलेस है तो इनको क्या बोल दिया? अब WBC जो है ना, वो ऐसा देखो, रेड ब्लड RBC में क्या था? आरबीसी में क्या था? एक ही तरीके के सेल्स थे। लेकिन WBC जो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के सेल है, उसमें बहुत सारे सेल्स आते हैं। तो कलेक्टिवली WBC का जो काउंट होता है उसको अपन बोलते हैं TLC। क्या बोलते हैं? TLC, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये होता है नॉर्मली 6000 से 8000 पर MM3। ओके, इतना होता है। अगर मान लो कि ये बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन TLC। अब आपको ये चीजें याद रखनी है आजीवन, यहाँ से लेके मेडिकल में जाओ या कोई भी फील्ड में जाओ। ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? ये होता है इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, ऐसा नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये देखा जाता है। ओके, इसके अलावा एक होता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बैक्टीरियल के साथ साथ ये वायरल इन्फेक्शन में भी होता है। एंड वायरल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपका TLC बढ़ जाएगा। ओके, अब समझो ल्यूकोसाइटोपेनिया क्या होता है। तो ल्यूकोसाइटोपेनिया के लिए याद रखो आप, डिक्रीज इन TLC। अब ये किस में होता है? तो याद रखना कि टाइफॉइड में ये होता है,
अब टाइफाइड भी क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन देखो कि टाइफाइड में ल्यूकोसाइटोपिनिया हो रहा है। दूसरा एड्स, एड्स क्या है, एचआईवी वायरस से होता है, लेकिन फिर भी इसमें होता है। तो एड्स लाइक जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें टीएलसी कम हो जाता है। इनमें क्यों होता है कि भाई जैसे एड्स में क्या होता है कि टी हेल्पर सेल जो होते हैं ना उन पे अटैक करता है, तो टी सेल्स जो होते हैं वो भी एक टाइप के ल्यूकोसाइट्स है, यानी कि डब्ल्यूबीसीज में आएंगे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वहां पे। ठीक है, तो अभी अपन आगे देखते हैं। और एक होता है ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया का मतलब होता है कि ब्लड में एबनॉर्मल इंक्रीमेंट हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है, 6 से 8 हजार होता है। अगर ल्यूकोसाइटोसिस होता है तो 11 हजार 15 हजार तक बढ़ता है। लेकिन अगर ये टीएलसी आपका मोर देन 1 लाख, 1 लाख अगर होता है, मोर देन 1 लाख, तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का लेमन टर्म होता है ब्लड कैंसर। इसका लेमन टर्म ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, लिम्फोइड होते हैं, है ना। लिम्फोइड में भी मतलब लिम्फोइड ओरिजिन के होते हैं, माइलॉइड ओरिजिन के होते हैं ल्यूकेमिया। उसके अलावा लिम्फोमा भी होते हैं, ल्यूकेमिया का ही एक टाइप है। हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये आपके कुछ काम का नहीं है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो मत पढ़ो, ल्यूकेमिया तक याद रखो। अब जो अपन कब से बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई ल्यूकोसाइट्स होते कैसे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स को अपन क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे? देखो, इसको अपन ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि उनका न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस का शेप कैसा है उसके हिसाब से, उनका नेचर कैसा है उसके हिसाब से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें दो तरीके के टाइप्स आएंगे। पहले होते हैं उनको अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या बोलते हैं? और दूसरों को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। पहले को क्या बोला, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरे को अपन ने बोल दिया ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में होता क्या है, ये ऐसे सेल्स होते हैं, मान लो कि एक सेल है, ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म में आपको इस तरीके से ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब ये ग्रेन्यूल्स होते क्या है, तो याद रखना ये एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो देखो, हैव एंजाइम्स रिच स्पेसिफिक, एंजाइम्स रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। इसीलिए डब्ल्यूबीसी अपनी इम्यूनिटी में काम आता है। ये जो बैक्टीरिया और वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं, उससे अपने बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है वो मेनली बोन मैरो में बनते हैं। ऑलमोस्ट सारे ल्यूकोसाइट्स आपके कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं। तो इनका ओरिजिन कहाँ पे होगा, लिख दो, बोन मैरो। ओके, ये ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, इनके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, नॉट हैव स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। स्पेसिफिक क्या, ग्रेन्यूल्स ही नहीं होंगे, नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। स्पेसिफिक हटा दो, नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और दूसरा लिखो, ये भी कहाँ पे, इनका भी ओरिजिन होता है बोन मैरो। अब समझो, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना, उनमें 3 आते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में 2 आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ
कि अपन ने अभी क्या किया, क्लासीफाई किया इनको ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। अब ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 आते हैं। सबसे पहला जो आता है उसका नाम लिखो न्यूट्रोफिल्स। सेकंड जो आता है उसका नाम लिखो एसिडोफिल्स। सबके नाम याद करवा दूंगा। और तीसरे का लिखो बेसोफिल्स। अब देखो, फिल्स का मतलब होता है, फिल्स या फाइल्स जो होते हैं उनका मतलब होता है कि लवर, है ना। एक अच्छा एग्जांपल है, मैं अभी यहाँ पे देना नहीं चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फाइल्स का मतलब आपको पता है कि लवर, जिस चीज का वो लवर होता है उसके पीछे फाइल्स लगा दो। जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन्स लवर को अपन इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। हाइड्रोफाइल्स जो होते हैं, हाइड्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोब्स, फोब्स का मतलब होता है कि भाई उससे डरना, लेकिन फाइल्स का मतलब होता है कि भाई लवर। तो न्यूट्रोफाइल्स का मतलब ये होता है कि ये, न्यूट्रोफाइल्स को छोड़ दो, पहले एसिडोफाइल्स का मतलब समझते हैं। एसिडोफाइल्स का एक मतलब समझते हैं कि एसिडोफाइल्स को एसिडोफाइल्स क्यों बोला गया है। क्योंकि ये चीज समझो, एसिडोफाइल्स जो होते हैं ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, यानी कि देखो स्टेन बाय एसिडिक डाई। लेकिन इसका मतलब हुआ कि भाई इनकी जो एफिनिटी है वो एसिडिक डाई की तरफ है। तो जिनकी एफिनिटी, जिनका प्यार एसिडिक डाई की तरफ होता है उनको अपन बोलते हैं एसिडोफिल्स, एसिडोफाइल्स या एसिडोफिल्स, ठीक है। तो एसिडोफिल्स जो होते हैं इनको अपन इओसिनोफिल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसिडिक डाई है इसका एग्जाम्पल एक होता है इओसिन। क्या होता है? इओसिन। तो इसीलिए इनको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स। यानी कि भाई जो इओसिन जो डाई होती है उनकी तरफ इनका प्यार दिखता है, तो इओसिनोफिल्स बोलते हैं। अपने पास जो टोटल टीएलसी है यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स है उनके 2 to 3% है। तो लिखो 2 to 3% ऑफ टोटल टीएलसी। टीएलसी ही का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स, ओके। ये कब दिखते हैं? तो याद रखना, एसिडोफिल्स जो होता है इओसिनोफिल्स, वो खास करके टीनियासिस में दिखते हैं। कहाँ पे दिखते हैं? टीनियासिस। यानी कि अगर किसी को जो वो टीनिया होता है, आपको याद है कि फ्लैट वर्म्स होते हैं, ऐसे सब होते हैं, वर्म्स होते हैं, वर्म वर्म वाले इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं, वहां पे इओसिनोफिल्स दिखते हैं। तो लिखो टीनियासिस। सेकेंड लिखो एस्केरियासिस, ओके। और थर्ड लिखो एस्थमा, ओके। अब ये तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक लिख दो ब्रैकेट करके एलर्जी। क्या लिख दो? एलर्जी। तो वहां पे अपन को ये दिखता है, ठीक है। उसी तरीके से बेसोफिल्स में जब आप देखोगे तो बेसोफिल्स का मतलब क्या होता है? जिनकी एफिनिटी बेसिक डाई की तरफ होगी, बेसिक डाई की तरफ। तो लिखो स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है मिथाइल ब्लू। बहुत ही कॉमनली यूज होती है स्टेनिंग प्रोसीजर में। लेकिन क्योंकि ये बेसिक डाई है तो इनको सिर्फ अपन ने बेसोफिल्स बोला, इनको कुछ और नाम नहीं दिया, ठीक है। हाँ, अच्छा, आप इनको जब देखते हो ना, एसिडोफिल्स जो होते हैं इनको जब देखते हो तो ये कैसे दिखते हैं? ये बायलोब्ड दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? बायलोब्ड। इनका न्यूक्लियस होता है। मतलब कि मान लो कि ये एसिडोफिल्स है ऐसा, तो इनका न्यूक्लियस ऐसा, ऐसे बायलोब्ड होगा। टेलीफोन जैसा होता है,
ऐसा दिखेगा, ठीक है, टेलीफोन जो होते हैं ना वो ऐसा दिखेगा। ये मिथाइल ब्लू से होते हैं। ये क्या करते हैं, बेसोफिल्स जो होते हैं ना, ये कुछ सिक्रीशन करते हैं, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, बेसोफिल्स का सिक्रीशन मैंने आपको पहले बताया था। तो लिखो कि ये सिक्रीट्स एंड ट्रांसपोर्ट किस चीज का सिक्रीशन करते हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन, इसके अलावा सेरोटोनिन। अब मैंने आपको हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इनमें से कौन वेसोकंस्ट्रिक्शन है, कौन वेसोडायलेटर्स है और कौन कब सिक्रीट होता है, ये मैंने तीनों आपको लिखवाए हैं। आपका काम क्या है, आप कमेंट करो या फिर आंसर दो, ठीक है, या तो डीएम करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है कि भाई ये होता क्या है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम, यानी कि 0.5 to 1% ऑफ टीएलसी होते हैं, याद रहेगा। ये दिखते कैसे हैं, तो ये अपने को 2 to 3 लोग दिखते हैं, 2 to 3 लोग के दिखते हैं ये। और ये जनरली अल्फाबेट एस, एस जो होता है उसके शेप के दिखते हैं, यानी कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे एक लोब यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा लोब होगा इनका, और फिर यहाँ पे तीसरा लोब होगा, इस तरीके का पूरा उनका न्यूक्लियस दिखता है अपने को। याद रहेगा, ये सबसे मिनिमम होता है, याद रखना कितना होता है, मिनिमम। ओके, सॉरी। न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स में मैंने आपको ये बताया कि जो एसिड की तरफ एफिनिटी रखते हैं उनको अपन ने एसिडोफिल्स बोला, बेस की तरफ रखते हैं उनको अपन ने बेसोफिल्स बोला। लेकिन जिनकी एफिनिटी ना तो एसिड की तरफ होती है ना बेस की तरफ होती है, वो न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको बोला न्यूट्रोफिल्स, यानी कि वो न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस, बिल्कुल आपकी तरह। तो लिखो स्टेन बाय एनी डाई, यानी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एसिडिक डाई से कर रहे हो बेसिक डाई से कर रहे हो, तो स्टेन बाय एनी डाई, लेकिन ऐसा एनी डाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है, किसी भी डाई से हो जाएंगे। ये 3 से लेके 5 लोग तक होते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है PMNL। याद रखना, PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, ठीक है, या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लोब्ड, ऐसा लिख दो PMNL। ये जो होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, ये पहले ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन में आते हैं, आपको कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन में आपको PMNL देखने को मिलेंगे। ओके, ये होते हैं फेगोसाइटिक नेचर के, ओके, ये बैक्टीरिया एंड वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। डिस्ट्रॉय करेंगे किसको, बैक्टीरिया एंड वायरस को, याद रहेगा आपको। ये मैक्सिमम नंबर में देखने को मिलते हैं, यानी कि 60 to 65 जो होते हैं ना वो यही होते हैं, मैक्सिमम नंबर में देखने को मिलते हैं। और इनको बोला जाता है माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। अब देखो फिर से एक बार देखो, मैंने आपको क्या बताया, ग्रेन्युलोसाइट, जिनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो एसिडोफिल्स जो होते हैं ना उनके पास भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये आते हैं आपके एलर्जी में खास करके, ये आपको एलर्जी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। बेसोफिल्स के पास बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये किडनी, नॉट किडनी शेप, ये होते हैं अपने 2 से 3 लोग के आपको दिखते हैं, एस जो अल्फाबेट होता है उसके शेप के दिखते हैं आपको। ये सिक्रीट करते हैं हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन सब का। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं, उनको अपन PMNL बोलते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइड्स ये देखने को मिलते हैं। ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यहाँ पे लिख देना, अक्यूट जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें ये दिखते हैं।
कहाँ भी दिखते हैं? इज सीन इन अक्यूट इन्फ्लामेशन। अक्यूट इन्फ्लामेशन। ओके, ये आपको मैंने कौन से बताए, याद रखो, ग्रेन्युलोसाइट्स बताए। सेकेंड, आप क्लासिफिकेशन लिखो, ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपको याद रखने हैं दो। कौन से दो? एक होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट्स। अब मैंने मोनोसाइट्स भी आपको पहले बता दिए कि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो आगे जाके ब्लड से जब टिश्यू में जाते हैं तब उसको टिश्यू सेल्स बोलते हैं, जिनको अपन मास्ट सेल्स जैसा कुछ नाम देते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये जब ब्लड में होते हैं तब ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स किडनी शेप के दिखते हैं, किडनी शेप्ड, या तो किडनी ना बोल के इसको आप बीन शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। इनको बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ ब्लड। ये भी फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ये क्या करेंगे, डेड माइन्यूट जो बाइट्स होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स की, इनको खाने का काम करेंगे। तो लिखो एंगल डैमेज और डेड माइन्यूट बीट्स ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, ये होते हैं 6 to 8%, 6 से 8%। ये सब पूछते हैं, ठीक है, आपको इसलिए याद रखना TLC। और इनको बोला जाता है मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। दूसरा एक चीज आप याद रखो कि मैंने एनिमल टिश्यू में ही आपको कार्टिलेज और बोन का जो है बेसिक कवर करवा दिया है, तो एक बार आप इसको देख लेना, क्योंकि जब स्केलेटन सिस्टम शुरू होगा तो सीधा अपन टाइप्स ऑफ बोन से शुरू करेंगे, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से शुरू कर दूंगा। मैं बोन्स गिनवाना शुरू कर दूंगा और सीधा उधर बता दूंगा कि ये स्पॉन्जी बोन था, ये कॉम्पैक्ट बोन है ना, इसको डिप्लोइक बोन बोलते हैं। ये वहाँ पे उसका मीनिंग नहीं समझाऊंगा कि स्पॉन्जी में क्या होता है, कॉम्पैक्ट में क्या होता है। ऑलरेडी मैंने कार्टिलेज और बोन आपको एनिमल टिश्यू में कवर करवा दिया है। और ऐसा नहीं है, आप, मेरे को पता है कि आप एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मत करो ऐसा, पढ़ लेना। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि वो एक अलग से सेपरेट वीडियो है, बोन का भी अलग है और कार्टिलेज का एक है। बोन के 2 वीडियो है और कार्टिलेज का एक वीडियो है, उसको आप कवर कर लेना। दूसरा, ये ब्लड भी मैं एनिमल टिश्यू में कवर करवा रहा हूँ, तो इसको भी इधर ही कर लेना, क्योंकि जब अपन हार्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं आपको उधर ब्लड नहीं पढ़ाऊंगा, तब बोल दूंगा कि ब्लड अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, अब उधर से पढ़ लेना, तब उधर सीधा मैं हार्ट शुरू कर दूंगा। क्योंकि हार्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वहाँ पे अपन को कार्डियक साइकिल पढ़ना है ना, हार्ट से रिलेटेड कुछ 2-4 डिजीज पढ़ने हैं, ये सब करना है। तो ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोल दिया मैंने। ओके, और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स आप ध्यान से समझो कि लिम्फोसाइट्स में क्या होता है। ये है लार्ज है, ये सबसे लार्ज होते हैं लिम्फोसाइट। जब जब देखते हो ना, ये लार्ज है, मतलब पेरी पेरी के जो सेल्स होते हैं उनसे तो ये क्या है, लार्ज है ना। दूसरा ये देखो कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, अभी आपको नहीं पढ़ने, 12th में जब आप इम्यूनिटी पढ़ोगे तब अपन 2 टाइप के सेल्स पढ़ेंगे, एक होते हैं टी सेल्स और दूसरे होते हैं बी सेल्स। अभी के लिए आप इतना याद रखो, एक टी सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं ना, वो याद रखना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आते हैं। कहाँ पे, लिखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो बी सेल्स होते हैं जो आपके, वो HMI में काम आते हैं या AMI में काम आते हैं, ठीक है। इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, आपको लिखना हो तो लिख लो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसमें काम आते हैं। ये दोनों मिला के आपके कितने होते हैं, 20 to 25%।
होते हैं ऑफ टीएलसी। टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट होता है उसके कितने होते हैं, इतने होते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आज अपन ने शुरू कहाँ से किया, ल्यूकोसाइट से शुरू किया। देखो ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं क्योंकि कलरलेस होते हैं, 6 से 8 हजार होते हैं। अगर इससे काउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। और लेकिन 1 लाख से ज़्यादा बढ़ जाता है जब, तब मैंने आपको बताया कि उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, या तो ल्यूकोसाइट्स का कैंसर बोलते हैं, और उसको अपन ने बोला ल्यूकेमिया बोला, उसको क्या बोला, ल्यूकेमिया बोला। ल्यूकोसाइटोपेनिया में क्या होता है, टीएलसी कम हो जाता है। ये कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें ये कम हो जाता है। इवन यहाँ पे आप लिख सकते हो डेंगू, डेंगू में भी टीएलसी आपका कम हो जाता है। अच्छा डेंगू में आप देखोगे तो टीएलसी की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स में उसको कवर कर देंगे, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को मैंने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ उनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का नेचर। अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है तो उनको मैंने बोल दिया ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर नहीं है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपको लिखना हो तो लिख दो, ग्रेन्यूल्स नहीं है यानी कि क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है। ओके, ओरिजिन देखो तो दोनों का बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो है। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एसिडोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स क्यों, एसिडिक डाई इओसिन से वो प्यार करते हैं, और इसीलिए उनको अपन ने इओसिनोफिल्स बोल दिया। बेसोफिल्स में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल से उनको बेसिक डाई कोई भी चलेगी, मतलब इनको भी कोई भी चलती है, लेकिन बेसिक डाई है तो इनको अपन ने सिंपल एक नाम दे दिया, बेसोफिल्स। आपको कोई एक नाम याद रखना हो तो आप मिथाइल ब्लू याद रख सकते हो, सबसे कॉमन डाई ये है। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल है, कोई भी डाई चलेगी, 3 से 5 लोग के होते हैं, इनको पीएमएनएल बोलते हैं। सारे वर्ड्स आपको याद रखना है कि पीएमएनएल किनको बोलते हैं, इओसिनोफिल किनको बोलते हैं, ठीक है। हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन बेसोफिल सीक्रेट करते हैं। इन तीनों के आपको मुझे फंक्शन बताने हैं, कभी भी बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ मैक्सिमम मिनिमम कौन होता है। मैक्सिमम होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्सिमम होते हैं, याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, और मिनिमम होते हैं आपके बेसोफिल्स, एकदम मिनिमम। यानी कि आप जब एक प्रैक्टिकल करोगे आप फिजियोलॉजी में, 100 सेल्स आप देखोगे तो उसमें एक ये होता है, फिर भी अपन जीरो लिखते हैं क्योंकि खुद का जब चेक करते हैं तो अपने को तो कुछ इन्फ्लामेशन जैसा है नहीं, अपने को कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तो ये नहीं दिखते। हाँ ये एलर्जी में दिख जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए ग्रेनुलोसाइट्स में मैंने आपको 2 बताए, मोनोसाइट्स बताए, लिम्फोसाइट्स बताए। ये 6 से 8% होते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 से 25% होते हैं, ठीक है। ये आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी थी ब्लड सेल के बारे में। तीसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्लेटलेट। तीसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो लिखो प्लेटलेट्स, हेडिंग दो। अच्छा, प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पेन आपको याद रखना है। लाइफ स्पेन आपको 2 चीजों का याद रखना है, आरबीसी का याद रखो, प्लेटलेट्स का याद रखो। तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 2 से 5 दिन, 2 to 5 डेज इनका लाइफ स्पेन होता है। और ये इनका नंबर जो होता है वो बहुत खतरनाक है। 1.5 से 3.5 लाख होते हैं ये पर क्यूबिक एम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ऑल्सो नोन एज, इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्यों, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म करते हैं जिनको अपन थ्रोम्बस बोलते हैं। इनका मेन चीज याद रखना है, ये होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होते। अब क्या होता है कि एक याद रखना कि एक ये सेल है जिसको मैं बोलता हूँ मेगा कैरियोसाइट्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि इसको लगा कि भाई मेरे पास ग्रेन्यूल्स बढ़ गए हैं, तो ये कर देता है अपने में बडिंग इस तरीके से, और यहाँ से ये पिंच आउट हो जाएगा, और ये जो है इसको बोलेंगे प्लेटलेट बोलेंगे। तो इसमें लिखो कि डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, सेल्स ऑफ बोन में।
मतलब ये भी कहीं ना कहीं बोन मेरो से आते हैं। इनका शेप कैसा होता है? शेप या तो मॉर्फोलॉजी, देखो मॉर्फोलॉजी तो आपने पूरी लिखी ली कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, कहाँ से आता है ये सब। ये होते हैं डिस्क शेप, ठीक है। डिस्क लाइक होते हैं, ओवल शेप के, बाई कॉन्वेक्स होते हैं, ओके। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो लिखो इन साइटोप्लाज्म डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इसके अलावा क्या होता है वो लिखो, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स है तो ये स्टेन किससे होंगे? स्टेन बाय मिथाइल ब्लू, ओके। अच्छा, अब ध्यान से समझना कि इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, याद रहे, ओके। अब क्या होता है कि भाई प्लेटलेट्स के काउंट कम होते गए, यानी कि 1 लाख से लेके 80,000, 90,000, सॉरी 90,000, 80,000, 70,000, 60,000 है। तो दिक्कत क्यों होगी भाई? कम हो रहा है तो किसी कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो याद रखना, एक होता है क्रिटिकल काउंट्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, क्रिटिकल काउंट्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, और ये है कितना? 40,000 पर mm क्यूब, यानी कि 1 mm क्यूब में 40,000 से अगर कम हो गए तो समझना कि पेशेंट की लाइफ इन डेंजर है। डेंगू के केस में ऐसा देखा जाता है कि अगर सीवियर केसेस ऑफ डेंगू इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पे इनके जो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, मतलब ये जो अपने थ्रोम्बोसाइट्स है, अगर वो 40,000 से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो दिक्कत वाली काम करते हैं। तो लिखो इफ प्लेटलेट्स लेस देन क्रिटिकल काउंट, लेस देन क्रिटिकल काउंट, देन इट्स पेशेंट कहाँ पे? इन डेंजर। लेकिन आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे, कैसे? देन रेड स्पॉट, या तो आपको रैशेस दिखेंगे, ओके। उसके अलावा एच एक्स्ट्रा लिख दिया, रैशेस दिखेंगे, अपीयर्स ऑन स्किन, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। और याद रखना कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, वो ब्लीडिंग को रोकने का काम, यानी कि क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर वो बहुत कम हो गए तो कहीं पे भी गलती से भी अगर अ, आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो रुकना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, और इसकी वजह से ब्लड वेसल जो होते हैं डायलेटेड हो जाते हैं और उसको बोलते हैं परपूरा डिजीज। देखो ये सारे डिजीज जो है वो बहुत बड़े होते हैं, लोगों को फर्स्ट ईयर में जाके भी इसका मीनिंग नहीं समझ में आता मेडिकल में। तो अभी के लिए आप याद रख लो कि रैशेस जो होते हैं अपीयर्स ऑन स्किन होते हैं, और इसको परपूरा नहीं बोलते हैं। दूसरा डायलेटेड वेन होती है, और दूसरा क्या होता है? परपूरा डिसीज होता है। इतना याद रखेंगे आप लोग, ओके। तो ये याद रखना। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, कि भाई प्लेटलेट्स है तो उनका काम तो होगा। तो याद रखना कि अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है, ब्लड वेसल की इंजरी हो जाती है, तो वहां पे ये प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन करता है ताकि ब्लड लीक ना हो जाए। तो लिखो रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। पहला इसका काम होता है रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स,
अब लोग आके पूछेंगे कि सर एंडोथेलियम क्या है। भैया एंडोथेलियम आपको पहले बता दिया कि एंडोथेलियम जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, टेसिलेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल जो होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होता है एनिमल टिश्यू। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में से वो चैप्टर हटा दिए लेकिन वो टर्मिनोलॉजी तो नहीं हटाई ना, वही टर्मिनोलॉजी तो आपको पढ़नी है। ओके, तो रिपेयर कैसे करता है, तो लिखो कि बाय फॉर्मिंग या फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट plug because because they have क्या है उनके पास टेंडेंसी टू अटैच ऑन। अब याद रखना कि जेलेटिनस या तो म्यूसिलेजिनस जो सरफेस जो होती है, या तो म्यूसिलेजिनस सरफेस ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ओके, इसका लिखो दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन लिखो रिलीज ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, रिलीज ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का मैं आपको काम आगे दिखाऊंगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है। जब क्लॉटिंग होना होता है, इंजरी हो जाती है, फिर प्राइमरी प्लग क्लॉट करना होता है, तो वहां पे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, दूसरा सेरोटोनिन करता है, सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को अपन 5-HT बोलते हैं। इसका होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। अब मेरी एक बात समझो, सेरोटोनिन यहाँ पे भी सिक्रीट हो रहा है, बेसोफिल भी सिक्रीट करते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जैसे मास्ट सेल्स जो होते हैं वो भी सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। तो ये सारे सिक्रीशन ये करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में पहले बताया था कि भाई ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं ये पढ़ा। और उसके बाद अपन ने पढ़ा कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ल्यूकोसाइट्स अलग है, देखो पहला आरबीसी पढ़ा, दूसरा WBC पढ़ा, और तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, प्लेटलेट पढ़े। ठीक है, ये प्लेटलेट्स पढ़े, नंबर में क्या होते हैं याद रखना कि प्लेटलेट्स जो कम होते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल याद रख लेना, डेंगू लाइक इन्फेक्शन जो होते हैं, इसमें प्लेटलेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, प्लेटलेट बढ़ भी जाते हैं। और पता है डेंगू में पपैया लीफ के जो एक्सट्रैक्ट पिलाते हैं, यानी कि पपैया के पत्तों का जूस पिलाते हैं। हाँ, तो पहले डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि ये सब नहीं करने का हॉस्पिटल में, ये नहीं। अभी कोई ना बोले तो बोल देने का कि FDA अप्रूव्ड है, अपन कुछ भी जो काम करते हैं वो FDA अप्रूव्ड होती है, मेडिसिन जो होती है वो FDA अप्रूव होती है। तो याद रखिएगा कि पपैया लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है वो FDA ने अप्रूव कर दिया है कि ये प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं। तो डेंगू के जो वो इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पे प्लेटलेट्स कम हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पपैया का लीफ एक्सट्रैक्ट उसको पिला सकते हो। अब मैंने आपको कब से ये बता रहा हूँ कि क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर में काम करते हैं। तो ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है वो मैं आपको एक डिफरेंट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा लूंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवेज होते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती है। वो आपके कुछ काम का नहीं है, याद रखना, मेडिकल में जाके फर्स्ट ईयर में पढ़ना, अभी मत पढ़ो। अभी आप सिंपल जो एनसीईआरटी में दिया है तो वो लिख लो, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, लिखो ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का काम क्या होता है, मान लो कि आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है। इस हाथ में यहाँ पे इंजरी हो गई और ये ब्लड ऐसे गिरने लगा, यहाँ पे क्या लग गया, आपको कट लग गया। तो इससे दो चीजें होगी, जैसे ही आपको कट लगा है,
मैं आपको एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। मैं सिंपल पाथवे जो एनसीईआरटी में दिया है वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वही पढ़ना होता है एक्चुअली। इससे क्या होगा कि जैसे ही कट लगेगा तो आपका बॉडी में जो कट वाला सरफेस होता है ना, वहाँ पे जो टिश्यूज जो होते हैं, वो डैमेज टिश्यू जो होते हैं ना, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करने का काम करते हैं। तो लिखो डैमेज टिश्यू क्या करते हैं, सिक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, ये पहली बात थी। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जहाँ पे भी ये अटैचमेंट टूटेगा, इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड वेसल टूटेगी, वहां पे कौन आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, बैठ जाएंगे उधर, है ना, उनमें क्लम्पिंग हो जाता है। तो प्लेटलेट्स आएंगे तो वहां पे लिखो स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स आए, उन्होंने क्या किया, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाया। कौन सा, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। और उनमें से कुछ प्लेटलेट ने क्या किया कि फ्यू प्लेटलेट्स सीक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। भाई यहाँ पे भी ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट कर रहा है, ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट कर रहा है। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन, चाहे यहाँ का हो या यहाँ का हो, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करते हैं, ध्यान से समझना। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक बार आता है तो ये एक साइकिल को इनिशिएट करता है। तो लिखो इनिशिएट इट इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं, जब भी ऐसा कोई मल्टीपल स्टेप की जो साइकिल्स होती है ना, उनको अपन बोलते हैं कैस्केड साइकिल, कैस्केड साइकिल। ओके, दैट इन्वॉल्विंग that involving number of factors, numbers of factors। ये फैक्टर्स जो है ना, उनका नाम लिख दो, क्लॉटिंग फैक्टर। 13 फैक्टर्स होते हैं टोटल, 30 फैक्टर्स होते हैं। अभी आप 13 फैक्टर्स होते हैं, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब कोई 0% जरूरत है आपको याद रखने की। मत याद रखो, अभी मत याद रखो, वरना ये भूल जाओगे। जब जो काम का होता है वही याद रखो। ये कितने होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन प्लाज्मा ये फैक्टर्स होते हैं प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, है ना, इन इनएक्टिवेट स्टेट। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, और एक जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है फाइनली, वो यहाँ पे बनता है थ्रोम्बोकाइनेज। कौन बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज खुद, और इसके साथ आता है कैल्शियम, ये दोनों मिला के प्रोथ्रोम्बिन करके एक अपने बॉडी में पड़ा होता है। कौन पड़ा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। इसको एक्टिवेट कर देते हैं थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किस में एक्टिवेट कर दिया, थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन जो होता है, वो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम अपनी बॉडी में फिब्रिनोजन होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड में क्या होता है, फिब्रिनोजन होता है।
उसको कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन। इसमें कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन या फिब्रिन में। अब याद रखना कि जो फिब्रिन है आपका, ये फिब्रिन है, ये फॉर्म करता है नेटवर्क। ओके, फिब्रिन फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ डेड या डैमेज्ड formed elements of blood of ब्लड। यानी कि ब्लड के जो भाई, मान लो कि मैं ये बताता हूँ, ये कट लगा है तो फिब्रिन ने क्या किया कि भाई जो काम के हैं उनको अपन नहीं छोड़ते, लेकिन जो उनको अपन नहीं छुएंगे, लेकिन जो डेड हो गए हैं तो मैं क्या करता हूँ, फिब्रिन ऐसा होता है, तो ये फिब्रिन है वो क्या बोलता है कि भाई जो डेड हो ना वो यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो इससे अपन ये पूरा नेटवर्क बना देंगे और इसके ऊपर जो है रीजनरेशन हो जाएगा स्किन का या जो भी ब्लड वेसल्स है उसका। तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है। और वहां पे इसीलिए पता है वो ऊपर पस, उसको पस नहीं बोलते हैं, वो जो एक बन जाता है अपने पास, उसको बोलते हैं स्कम, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? स्कम बोलते हैं। वो रेडिश ब्राउन एक स्कम फॉर्म हो जाता है, वो वहां पे होता है, वो ब्राउन कलर का होता है, फिर जिसको खुजल खुजल के आप निकाल देते हो, उसको निकालना नहीं चाहिए। अगर उसको वो खुद से निकलेगा तो वहां पे कुछ आपको स्कार नहीं होगा, अगर आप उसको खुजल के निकाल रहे हो तो स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, वो उसको लाते हैं और ये क्या करते हैं, आर ट्रैप्ड इन इट। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, या तो इसको बोलते हैं कोगुलम, और इसको बोला जाता है रेडिश ब्राउन स्कम, स्कम बोलते हैं, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लॉट। दिक्कत क्या होती है, देखो, सम एबनॉर्मालिटीज। ये सारा साइकिल आपका कब चलना चाहिए, जब यहाँ पे इंजरी हुई है तब। इंजरी हुई तो ये साइकिल चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विदाउट एनी इंजरी, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर या तो डिजीज बोलेंगे। ओके, तो उसमें से पहला लिखो आप थॉम्बस क्लॉट, पहला लिखो आप थॉम्बस क्लॉट। थॉम्बस क्लॉट को अपन बोलते हैं स्टैटिक क्लॉट, ये घूमता नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ब्लड वेसल के अंदर ही ये ऐसे क्लॉट जमा हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं थॉम्बस क्लॉट। तो ये लिखो, विच ग्रो बिगर एंड, बिगर एंड बिगर, ओके, एंड अल्टीमेटली ब्लॉक ब्लड वेसल, अल्टीमेटली ब्लॉक ब्लड वेसल। बीवी का मतलब होता है ब्लड वेसल। ओके, अब ध्यान से समझना कि अगर ये वाला जो प्लॉट है वो कहीं नॉर्मल, अपने नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस एक जंक्शन होता है कि भाई एक आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो बॉडी क्या करती है, दूसरी आर्टरी से उसको सर्कुलेशन शुरुआत करवा देती है। लेकिन अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है, अगर हार्ट की आर्टरी में ये दिक्कत कर देती है तो क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज करवा सकता है। तो याद रखना कि इफ थ्रोम्बस फॉर्म इन कोरोनरी आर्टरी,
कोरोनरी आर्टरी में हो गया, या कोरोनरी आर्टरी या वेसल, है ना, वेन्स में जनरली नहीं होता है, लेकिन आर्टरी में अगर हो गया तो इसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस। और ये करवा सकता है CAD, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये सारे टर्म आपको हार्ट वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। ओके, हाँ, अगर ये ब्रेन में हो जाता है, इफ इट अकर्स इन ब्रेन, तो जैसे ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस बोला गया, तो वहां पे उसको बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस, सिफेलिक थ्रोम्बस बोलते हैं। और ये क्या करवा सकता है, पैरालिसिस, पैरालिसिस करवा सकता है। ये तो फिर भी ठीक है कि भाई एक जगह पे थ्रोम्बस था, तो अपन उसको बलून से या जो एंडोस्कोपी होती है इन सब से अपन निकाल सकते हैं। एक होता है एम्बोलस। एम्बोलस जो होता है वो होता है मूविंग क्लॉट, यानी कि अगर थ्रोम्बस ब्लड के स्पीड की वजह से वहां से डिटैच होके ब्लड में फ्लो करने लगता है, इट फ्लोज इन ब्लड। ओके, इट इज मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर। देयर मूविंग नेचर। अब ऐसा क्यों, स्टैटिक वाला तो अगर हार्ट में हुआ तो हार्ट को नुकसान करेगा, मूविंग वाला किधर भी हुआ ना वो घूम फिर पे हार्ट में पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, किडनी में पहुंच जाएगा, तो वहां की ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए याद रखो कि थ्रोम्बोसिस से ज्यादा भी एम्बोलस जो होता है, यानी कि मूविंग क्लॉट, वो नुकसानकारक होता है। एम्बोलस में एक और होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है। जो डाइवर्स होते हैं ना, वो पानी में जाके जब बाहर आते हैं तो वहां पे एयर एम्बोलिज्म होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेना अभी के लिए, क्योंकि मेडिकल में आपको सब पढ़ना है। अभी के लिए बायोलॉजी के लिए आप इतना ही पढ़ो। मैंने आज आपको ल्यूकोसाइट्स पढ़ा है। ल्यूकोसाइट्स में अपन ने देखे ग्रेन्युलोसाइट्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स देखे, उसके बाद प्लेटलेट्स देखे। प्लेटलेट्स के बाद मैंने सिंपल ब्लड क्लॉटिंग आपको बताया। ठीक है, ये सिंपल है, आपको इतना ही पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दिया। आपको अगर वो वाला चाहिए, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, पहले 7 आता है, उसके बाद 9 आता है, 10 आता है, ये सब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद अपन ने थ्रोम्बोस या एम्बोलस पढ़ा, है ना। जिसको एम्बोलस बोलते हैं उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। ये दोनों पढ़े, ये दोनों एक्स्ट्रा ही है, लेकिन याद रखना क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया है। एम्बोलस को मूविंग क्लॉट बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। थ्रोम्बस जो होता है वो स्टैटिक क्लॉट होता है। तो यहाँ तक अपना कौन सा लेक्चर आज खत्म हुआ, 10वां लेक्चर खत्म हुआ एनिमल टिश्यू का, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, ल्यूकोसाइट्स पढ़े। अब एक और चीज ब्लड में बाकी रहती है, जो कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ब्लड ग्रुप्स और आरएच कंपेटिबिलिटी। ये दोनों खत्म होंगे तो यहाँ पे अपना एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि एनिमल टिश्यू जो है उसमें मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू करवाया है, कनेक्टिव टिश्यू करवाया है। कनेक्टिव में मैंने आपको स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज बता दिए हैं, याद रखना, बोन और कार्टिलेज में फिर से नहीं बताऊंगा। और स्केलेटन के अलावा मैंने आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड बता दिया है। तो ब्लड में मैंने सब बता दिया है, आरबीसी भी बता दिए, डब्ल्यूबीसी भी बता दिए आपको, प्लेटलेट्स भी बता दिए। कल मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग बताऊंगा और आरएच फैक्टर बताऊंगा। तो कल के लिए तैयार होकर आना। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, ये सब करके आना। ठीक है, 11th-12th का मिक्स चलता है, इसीलिए इसको नीट बोलते हैं। सिर्फ 11th में आप पेज टू पेज एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा आपका। तो कल के लिए आप तैयार होके आना, ब्लड ग्रुपिंग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार होके आना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।